प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असहमति जरूर हो सकती है, नीतियों पर बहस हो सकती है, लेकिन आज सवाल है कि विरोधियों को नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत हो गई है कि पहले कब्र खोदने की बात और अब पीएमओ से भगाने की धमकी दी जा रही है। कोई पार्टी या कोई नेता एक दूसरे को लोकतंत्र में हरा दे या उसकी बात करे तो ये समझ में आता है कि भाई लोकतंत्र में हराने की बात तो चलनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में आने के लिए हर किसी का जीतना जरूरी है। लेकिन कब्र खोद देंगे, भगा देंगे, लाठी पड़ेगी, ये सब क्या है, समझ से परे है। कभी नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को अपशब्द, लगातार पर्सनल अटैक, फिर लोकसभा में बोलने से रोकने के लिए सुनियोजित प्लानिंग। लेकिन खुद मोदी कहते हैं कि इतने के बावजूद एक अकेला सब पर भारी। मैं आज ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी को चुनावी लड़ाई में नहीं हरा पाने से इतनी नफरत हो रही है? अगर मोदी से इतनी नफरत है तो क्या इसका मतलब ये है कि देश में चुनी हुई व्यवस्था को नकार दिया जाए? क्या मोदी विरोधी ये मान चुके हैं कि चुनाव जीतने का रास्ता उनके लिए जनता के बीच से नहीं बल्कि संस्थाओं को बदनाम करके, प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करके और अराजकता के बीच से ही निकलेगा? क्या मोहब्बत की दुकान वाली बात करने वालों की राजनीति अब सिर्फ नफरत से संचालित हो रही है? संसद का बजट सत्र चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि संसद में क्या चल रहा है। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बताया कि हंगामे की वजह से अब तक 19 घंटे 13 मिनट सूली चढ़ गए, बर्बाद हो गए। बताइए, आपके हमारे टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? अब कांग्रेस नेता धमकी दे रहे हैं कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। ये किस तरह की भाषा है, कैसी मानसिकता है? दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आजादी में सिर्फ कांग्रेस और जमीयत उलेमाए हिंद का ही योगदान नजर आ रहा है। फिर क्या भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है? या कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बात से घबराए हुए हैं कि मुस्लिम वोट की अलग लीडरशिप खड़ी हो रही है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए कभी आरक्षण और कभी मुसलमान, मतलब कांग्रेस जैसे कट्टर बयान दिए जा रहे हैं? कुल मिलाकर एक बात जो नजर आ रही है वो यही कि मोदी विरोध में विरोधी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या मोदी के एक अकेला सब पर भारी के जवाब में पहले कब्र खोदने फिर पीएमओ से भगाने की तैयारी हो रही है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज एक बार फिर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने लगातार नारेबाजी की, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को ट्रैप डील बताया, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी के नारे भी लगा दिए। और इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। सुनिए किसने क्या कहा। जो उचित समझो वही करो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये अब ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो, 1-1 कुंटल। हमें मालूम है आप चीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप एप्स्टीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप अमेरिका से डरते हैं, हमें मालूम है आप किसान से डरते हैं, आप नौजवान से डरते हैं, आप किताब से डरते हैं, नरवणे साहब की किताब से डरते हैं, संविधान की किताब से डरते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि आप सवाल जवाब से डरते हैं। अगर आप देश की लोकसभा में यानी देश की सबसे सुरक्षित जगह में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो फिर आपको खुद शर्म करनी चाहिए कि आप कैसी सरकार चला रहे हैं।
आप महिला सांसद आप पर सूत्र बता रहे हैं कि हमला कर देंगी, और उसके बाद कल आप राज्यसभा में खड़े हुए और जब पूरा विपक्ष मौजूद नहीं था तो खाली कुर्सियों को आप ये भाषण पिलाते रहे कि जो है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कोई धोखा नहीं, ये नौटंकी है। ये देश में कोई मोदी जी को हाथ नहीं लगाएगा। मोदी जी यानी इंदिरा गांधी जी नहीं है, या राजीव गांधी नहीं है, मनमोहन सिंह नहीं है, नरसिंह राव जी नहीं है, या पंडित नेहरू नहीं है। उनको कौन हाथ लगाएगा? लोग उनके तरफ देखते तक नहीं। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के कार्यालय से भगाने की बात कैसी भाषा है? क्या ये संवैधानिक मर्यादा की तौहीन नहीं है? हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नरेंद्र मोदी पर ऐसे पर्सनल अटैक हुए हों। नरेंद्र सरेंडर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, डरपोक पीएम, नाली का कीड़ा, चौकीदार चोर, मां की गाली, सांप बिच्छू, पता नहीं क्या क्या कहा गया है। ये लिस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे स्लोगन का खुद ही जिक्र किया और यह भी बता दिया कि मोहब्बत की दुकान की हकीकत कब्र खोदने की मंशा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक अकेला सब पर भारी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। ऐसे देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद जिस इंसान पर हो, कोटि कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। उनको पता था, पहले प्रयोग कर चुके थे। पिछले 10 साल में मुझे 5-6 बार इस प्रकार से बोलने से रोका गया, कि उनको मालूम था एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं। और मैंने कहा था एक बार एक अकेला, तो अब अनुभव से सीख गए हैं कि इसमें कोई दाल गलने वाली नहीं है। एक तरफ कांग्रेस और विरोधी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आजादी के संग्राम में भी खास मजहब और पार्टी खोज रहे हैं। सुनिए रेवंत रेड्डी ने क्या कहा और उन्हें बीजेपी आरएसएस से क्या जवाब मिला। इस देश आजादी के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 100 साल के ऊपर जो मेहनत किए, आज भी कोने कोने पे इस देश में गरीब जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस झंडा लहराते रहता है। कांग्रेस के साथ साथ और किसी को हम इस तारीख में तारीफ करना अगर मौका मिले तो जमात उलमा को हम तारीफ करना जरूरी है। देश के स्वतंत्रता संग्राम को मजहब में बांटना, पार्टियों में बांटना, जातियों में बांटना, यह देश की एकता और अखंडता को धक्का पहुंचाना है। ये शब्दावली सिर्फ वोट बैंक की शब्दावली है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी एक समुदाय को या तो टारगेट करना या उनके बारे में बात करना एक राजनीति का प्रतीक है, सत्यता का प्रतीक नहीं है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है, मोदी विरोधियों की ये कैसी मानसिकता है। सवाल नंबर 2, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के बाद पीएमओ से भगाने की बात क्या मोदी को ना हरा पाने की खींच है। सवाल नंबर 3, क्या मोहब्बत की दुकान की राजनीति अब सिर्फ नफरत से संचालित हो रही है। और सवाल नंबर 4, क्या वोट बैंक को खुश करने के लिए आजादी के संग्राम में भी पार्टी और मजहब को खोजा जा रहा है। ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरी दाहिनी तरफ चारू प्रज्ञा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की, उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, मलूक नागर जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मेरी बाईं तरफ विवेक साइलेंस जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके साथ निवान शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता अश्विनी मिश्रा जी को जाता है जी। अश्विनी मिश्रा जी, हराइए ना, भगाइए ना, ये रोज रोज धमकी क्यों देते हैं कि अरे पीएमओ से भगा देंगे, कब्र खोद देंगे। आप चुनाव जीतिए, देश इंतजार कर रहा है कि आप चुनाव जीतेंगे तो आप सत्ता में बैठेंगे। अभी तो फिलहाल मोदी जी जीत रहे हैं, इसीलिए
प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ रहे हैं ना, तो आप भगाएंगे कैसे उनको? सबसे पहला जो संविधान में, अगर आप इतनी अपनी विश्वास रखते हैं तो संविधान तो ऐसे ही चलता है। तो संविधान के सेवियर का अब संविधान से विश्वास उठ गया है। और दूसरी बात, अरे भैया सुभाष चंद्र बोस को याद कर लो, बाकी भगत सिंह को याद कर लो, सिर्फ जमाते इस्लामी हिंद आपको नजर आता है, कांग्रेस नजर आती है, बाकियों का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आप ही हीरो है। नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स, फेलो पैनलिस्ट। एक अकेला सब पे भारी, बिल्कुल बात तो सच है। एक अकेले की नीतियां ऐसी हैं कि 150 करोड़ देशवासियों पर भारी पड़ रही हैं और 150 करोड़ देशवासी उन नीतियों के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, भूखमरी में गुजर रहे हैं। रही बात मोदी जी की, तो मुझे लगता है एक स्पाइनलेस गवर्नमेंट, एक रीढ़ विहीन सरकार के सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं जो हर चीज से डरते हैं। इनकी कायरता का आलम यह है कि एक एक चीज से डरते हैं। हमारे पवन खेड़ा जी की आपने बाइट सुना, उसमें उन्होंने बोला भी कि चाइना से डरते हैं, एप्स्टीन से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, सारे नाम गिनाए। बात यही है कि ये सवाल से डरते हैं। जब इनसे किसान सवाल पूछता है तो उसको खालिस्तानी बोल देते हैं, जब कोई आदिवासी पूछता है तो उसको नक्सल बोल देते हैं, जब कोई युवा सवाल पूछता है तो उसको अर्बन नक्सल बोल देते हैं, कोई अपोजिशन सवाल करता है तो उसको देशद्रोही बोल देते हैं। इनकी समस्या यह है नाविका जी कि इनसे आप सवाल मत पूछो। आप मुझे मोदी जी की एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां पर इन्होंने पत्रकारों के सवाल लिए हों। आपसे भी डरते हैं ये, आपके भी सवाल नहीं लेने को तैयार हैं ये। यहां तक इनके डर का आलम यह है। रही बात पार्लियामेंट में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी विच स्टैंड्स फॉर भ्रष्टाचार, जुमला एंड प्रोपोगंडा, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आप देखें इन्होंने कैसी कल मीठी मीठी बातें की कि हमने इकोनॉमी कहां से ले आ दी, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया का। मार्केट है नाविका जी 10% इंडियन इक्वल टू 15 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब यह है कि 15 करोड़ का मार्केट है। लेकिन जो 90% इंडियन, बाकी इंडियन है, वो अभी भी घाना से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि 10% इंडियन के पास देश की 58% वेल्थ है। अगर आप छोटे मोटे राज्य निकाल दें, जो बड़े राज्य हैं उनकी बात करें, तो पर कैपिटा इनकम में जो टॉप 4 स्टेट्स हैं वो है केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। जो बॉटम 4 में है वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और तो भैया अगर घाना की हालत में हम जी रहे हैं तो भैया आपका भी तो कोई योगदान हुआ होगा। 50 साल तो आपकी सरकारें रही हैं, आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। 43% वेल्थ थी जो अब 58% पहुंच गई है। तो देश में विकास तो हो रहा है। प्रधानमंत्री 10% लोगों का प्रधानमंत्री ने आपको आईना दिखाया था कल, और ये किताब लिखी हुई है स्पीचेस ऑफ इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा था 35 करोड़ की आबादी थी जब इस देश की, तो कहा, नेहरू जी कहते थे 35 करोड़ समस्याएं हैं मेरी। फिर 57 करोड़ आबादी हुई तो इंदिरा गांधी जी ने कहा मेरी 57 करोड़ समस्याएं हैं। इस देश के लोग आपको हमेशा समस्या नजर आए। एक मिनट, आप कह रहे हैं मोदी जी होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। मेरे 35 करोड़ समस्याएं नहीं, 35 करोड़ लोगों की समस्याएं। कीवर्ड मिस कर गए, जो शायद थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को आता है, जिनकी डिग्री का पता नहीं, उनसे हम ग्रामर की बात तो नहीं कर सकते। मुझे उस किताब की कॉपी का जरा फोटोकॉपी भेज देना, मैं इनको गिफ्ट करना चाहती हूँ। मैं अश्विनी जी आप पढ़ लीजिएगा, उसमें अगर आपको लोगों की समस्याएं का वर्ड नजर आएगा तो मैं यहां आपको प्रणाम करूंगी और आपसे माफी मांगूंगी। लेकिन आपने कहा प्रधानमंत्री मीडिया से डरते हैं, हमसे डरते हैं, हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। चलिए, हो सकता है आपकी बात सही हो। मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी जब मुझे बॉयकॉट करती है, राहुल गांधी जब मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, तो मुझसे इतना क्यों डरते हैं भाई? जवाब देंगे आप सवाल। आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता के सवाल रखा है। आपकी जिम्मेदारी है जनता के सवाल करके रखा हुआ है। डरते क्यों है मेरे सवालों से? मेरे सवालों से राहुल, किससे बहस करूं? दीवार से? राहुल गांधी अपने प्रवक्ता मेरे चैनल पर मेरे साथ नहीं भेजते। राहुल गांधी मेरे सवालों का जवाब ना जब यूपीए सरकार थी तब देते थे, ना अब देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, किससे डरते हैं? चारू प्रज्ञा जी, ये कहना बड़ा आसान होता है कि डरते हैं, जवाब नहीं देते। जवाब ये खुद भी नहीं देना चाहते, हमारे सामने ये खुद नहीं आते। हम इन्हें क्या बॉयकॉट करेंगे? हमें बॉयकॉट कर देते हैं और कहते हैं हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अरे भाई, आपको डेमोक्रेसी चाहिए कहां? 4th पिलर को आप देख कहां रहे हैं। लेकिन सवाल चारू प्रज्ञा ये है
कि क्या कोई किसी को पीएमओ से भगा सकता है? पीएमओ का जो पोजीशन है वो जनता देती है या किसी को खैरात में ऐसे ही मिल जाता है? मैं पूछना चाहती हूं, हरा नहीं सकते तो क्या इनकी जरूरत है ये कहने की कि आपको हटा देंगे वहां से? किस बेसिस पर ये कहते हैं? नाविका जी नमस्ते। देखिए, इस देश में जिस प्रकार की बातें आज कांग्रेस करने पर उतर आई है, उनको याद दिलाना जरूरी है कि ये जो देश है ये जनादेश से चलता है, संविधान से चलता है, और ये जनादेश मोदी जी के साथ है। 150 करोड़ भारतीय लोगों का जो आप नाम ले रहे हैं वो मोदी जी के साथ खड़े, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार साथ खड़े। और जिस तरीके से आप जा रहे हैं, आप अगले 30 वर्षों तक भी भूल जाइए कि भारतीय आपके साथ आएंगे। आपके बीच में मैं बोली नहीं अश्विनी जी, आप रुक जाइए। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए आप कॉन्ट्रास्ट देखिए नाविका जी, हम कुछ दिनों से संसद में जो चल रहा है बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। एक तरफ हो रहा है हंगामा, धमकियां दी जा रही है, नफरत की बातें हो रही है, संसद के बाहर आके भी ड्रामे हो रहे हैं, और जब मोदी जी बोले वो शांत तरीके से, स्थिर तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर हर एक अपनी बात बोले। नफरत की राजनीति, जो प्यार की दुकान, प्रेम की दुकान, पता नहीं क्या क्या दुकान चलाने वाले लोग हैं, इन्होंने केवल दुकान चलाई। 70 सालों तक इस देश को दुकान की तरह ही चलाया और देश बेच दिया। आज आप गरीबी की बात कर रहे हैं। 10 साल में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी रेखा के, एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर आई। आपके एफर्ट नहीं थे, आपका बस चलता तो कब्र खोद देते और पूरे के पूरे भारत को उसमें आप दफना देते जैसे आप चल रहे थे। रुकिए, बीच में मत बोलिए। आपके नेताओं को लगता है कि इस देश को आजादी दिलाने में योगदान केवल 2 लोग का था। भाई सोचिए, आपकी ऐसी जो नेता करीब 100 चुनाव हार चुका है, जो तानाशाही से ही चलना जानता है, जिसको सिर्फ राजसी ठाट समझ आते हैं, उसको भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद हिंद फौज, बाल गंगाधर तिलक, ये सब दिखाई नहीं देंगे। आपकी सोच लिमिटेड है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, जिसको आप मजाक बोलते हैं वो इंसल्ट है, जिसको आप पार्लियामेंट के बाहर बैठकर बोलते हैं अरे ये तो हम मजाक कर रहे थे, ये बैंटर था, अभी भी आप ट्रांसलेट करके बता रहे थे, ये मजाक नहीं है। जिस देश का नेतृत्व मोदी जी करते हैं, आप उस देश से नफरत करने लग गए, ये आपकी सच्चाई है। अश्विनी जी, आपके कुछ अलायंस पार्टनर्स को भी कुछ नहीं मानते। चारू जी का एक फैक्ट चेक। नहीं, आप किसी को मानते? चारू जी ने बोला 25 करोड़ लोगों को, कितने चुनाव आ रहे हैं राहुल गांधी, तो अब आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं बोला, आगे तो आप थे, रुके क्यों नहीं जब मोदी जी बोल रहे थे? हंगामा क्यों किया आपने? चारू जी डर के बाद 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, जो कि शायद आपकी सरकार का आंकड़ा है। आईएमएफ का आंकड़ा है कि 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले 2005 से लेकर के 2019 के बीच। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बताइए मुझे जिसने ये बोला हो कि आपकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। 2005 से 2019 15 साल में 41 करोड़ लोग बाहर निकाले। अरे भैया, नहीं, आपको किसी को सत्ता से हटाना है, बिल्कुल मैं कहती हूं कि वाजिब ऑब्जेक्टिव है। विपक्ष है, सत्ता पक्ष को हटाएंगे तभी आप आएंगे। लेकिन इसके लिए ये जो संविधान के बीच में और हमारे लोकतंत्र के बीच में एक प्रावधान है चुनाव कराने का, जीतने का, हारने का, इसी से होगा ना सत्ता परिवर्तन। किसी को पीएमओ से ऐसे ही डंडा मार के भगा देंगे? क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो कहा था कि अरे भाई एक दिन ये निकलेगा बाहर तो लोग इसे डंडा से मारेंगे। अब डंडा मारकर पीएमओ से निकालने के क्या सपने देख रहे हैं? क्या इस तरह की धमकियां दे रही हैं? ये लोकतंत्र में किसी को कहना भी शोभा देता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी को भी प्रधानमंत्री पद से हटाना या उस पर बैठाना ये जनता का काम है। जनता अपना जो काम कर रही है वो कर रही है। यानी कि राहुल गांधी गलत है ना? सबसे बड़ी बात राहुल गांधी गलत है, कांग्रेस गलत है? लीजिए ना, नहीं, नाविका जी सुन लीजिए ना, भाई मैं काम जनता का ही है, सीधा वो जनता ही काम करेगी। देखिए, अभी चारू जी ने एक बात कही कि भाई 100 चुनाव विपक्ष हार चुका है, लेकिन ये तो लोकसभा में खड़े होके अमित शाह जी ने कहा था, गृह मंत्री, कि हम उतने चुनाव नहीं जीते जितने हम हार चुके हैं। तो हार और जीत देखिए जो है लगी रहती है। आज सबसे बड़ा सवाल देश का ये है कि जो ओम बिरला जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, इसलिए वो नहीं आए लोकसभा में अपने वक्तव्य अपना भाषण देने के लिए। उसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र था। इससे गंभीर बात आज देश के लिए कुछ नहीं है हो सकती है। अगर आपके पास
प्रमाण है तो उसको प्रमाणित करिए, जो लोग इसके पीछे उनके खिलाफ FIR करिए, उनको अरेस्ट करिए, क्योंकि यहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात है, तो ये इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का कल 97 मिनट का भाषण हुआ राज्यसभा में, बस वही असम, बंगाल, पंजाब, नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, कांग्रेस को कोसना, इसके सिवा क्या था बता दीजिए। क्या उन्होंने बताया कि क्या देश जो है रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं, US ट्रेड डील में क्या है, उसके अंदर क्या तथ्य हैं, कहां साइन हुआ, कहां फाइल एक्सचेंज हुई, कहां फोटो ऑप्स हुआ, क्या बताया? क्या एप्स्टीन फाइल पे आज देश पूरे दुनिया में जो है इस्तीफे हो रहे हैं, चाहे स्लोवाकिया हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। क्या उस पे एक शब्द बोला? आज तो ये भी खुल गया कि हरदीप पुरी जी ने जेफरी एप्स्टीन के एक आदमी को वीजा दिलाने में मदद की थी। इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? बिल्कुल होनी चाहिए। कृषि उत्पादों पे आपने जो कपास है उस पे 0% कर दिया। आगे सुन रहे हैं कि आप सोयाबीन पे भी और मक्के पे भी 0% करने जा रहे हैं। स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की एक बुक आप दे रहे थे ना, कि मैं आपको अश्वनी मिश्रा को आप एक किताब दे रही थी, तो राहुल गांधी जी भी किताब देने जा रहे थे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। क्यों नहीं ली? लेके देख लेते। पहले तो ये बोला गया कि नहीं भाई ऐसी कोई किताब ही नहीं है। जब किताब आ गई तो मोदी जी लोकसभा से जो है लापता। ये बात बहुत सही है कि किताब देने की कोशिश हुई और मेरे हिसाब से किताब दे देनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट का एक तरीका है और पार्लियामेंट में अगर अनपब्लिश्ड किताब है उसको रिकॉर्ड में लाना या उसको ऑथेंटिकेट करने का जो प्रोसीजर है वो आप और मैं नहीं तय कर सकते, वो रूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने दिया जाना चाहिए था। इस पर मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि बोलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि बोलते वो तो खैर सुनाने के बहुत अपॉर्चुनिटीज सत्ता पक्ष को मिलती। ये कहने के बाद सवाल मलूक नागर जी ये भी है कि अगर सुरक्षा में कोई भी इस तरह का डर था तो विवेक साइलेस जी कह रहे हैं इसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, FIR आना चाहिए। जवाब देखिए नविका जी, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार संसद के सभापति को जो शक्तियां हैं उनके आधार पे जो रूल बुक बनी है उस रूल बुक के आधार पे बनेगा। जर्नली क्या होता है, लोगों को आइडिया होता नहीं है, पता होता नहीं है, और देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी, इवन हम लोगों में से प्रवक्ताओं को भी, वहां स्पीकर के लेफ्ट पे जो लोग बैठते हैं आधा विंग उधर होता है, राइट पे जो बैठते हैं सरकार आधा उधर होता है। तो पहले तो वेल में जाना नहीं चाहिए। अगर कोई मुद्दा है भी और प्रदर्शन करना भी है तो शालीनता से जाएं वहां, और आधे से पार अगर करेंगे तो वो वहां के रूल के खिलाफ है। और अगर आगे उनके प्राइम मिनिस्टर जहां बैठते हैं उनके ऊपर तख्ती लगाएंगे, खिलाफ है। और उसको भी पार करके सीढ़ियों से चढ़ के और 6-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज अगर जाएंगे और वहां पहुंच जाए जहां PM आना भी नहीं है, जहां PM निकलने हैं, तो वो नहीं जी हाँ, बीच में मत बोलिए, बोलने नहीं दूंगा। तुमसे बड़ा कांग्रेसी रहा हूं, इसे बंद कर, इसको बोलने दे। तो वहां ऐसी स्थिति में देखो कांग्रेस का जो यहाँ हालत कर रहे हैं यही पार्लियामेंट में करते हैं, इसीलिए इनकी हालत हुई है। इनका नेता इसीलिए कहता है देश की इकोनॉमी डेड कर रहा हूं पूरी बात। वहां जाकर के अगर तुम लिमिट पार करोगे और अगर वो कहीं देश या टेलीविजन पे कोई सुर्खी बन जाए और विदेश में दिखाया जाए कि प्राइम मिनिस्टर के रास्ते में 6-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज आ गए, ये सुर्खी बने, ये तो ये चाहते ही है सत्ता के लालची, क्योंकि भूखे बैठे हर बार हार जाते हैं, हर बार हार जाते हैं, हर बार हार जाते हैं। ऐसे आदमी से इनका मुकाबला है जो बैक टू बैक लगातार 4 बार मुख्यमंत्री और बैक टू बैक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री, माना टूट गए, बिखर गए, टूट गए। ये एक भी प्रदेश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन इकट्ठा नहीं लड़ सकता। आप पार्टी और कांग्रेस है कहलवा दो, और इसलिए कांग्रेस में भी गुटबाजी, और ये ऐसी स्थिति में है कि आज इनकी स्थिति समझ नहीं आ रहा। अरे जो 60 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही है उसमें जो तुम्हारी इकोनॉमी थी उसे तो 1.5 मत बताओ, इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। और समाजवादी वाले भाई बैठे, अरे इनसे थोड़ा दूर करो, तुम्हारे बंटाधार करेंगे, खुद तो डूबे ही डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरे ये सब चवन्नी वाली पार्टी के लोग हैं। चवन्नी खाऊंगा, मुझे पलट जाऊंगा, यही बोला था ना जयंत चौधरी ने कि मैं चवन्नी खाऊंगा। एक मिनट आप
डिस्क्रिशनरी पावर यूज करने वाली है। दो चीजें यहां कही और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, मेरे ही खेमे से हैं तो आपसे पूछूंगी। एक कह रहा है चवन्नी की पार्टी है, क्या क्या बोल रही है। अब ये चवन्नी की पार्टी जब इनके साथ रहती है तो रुपए की बन जाती है। सुन ली, अब मैं वो समाजवादी पार्टी की कृपा से राज्यसभा में बैठे हैं। महिलाओं का हक कौन छीन रहा है? एंकर का हक कौन छीन रहा है? नहीं, नविका जी, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर अस्तित्व में आए हैं, होता है तब पार्टी ठीक होती है। इन्होंने अपना भारत रत्न नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस की ये हालत हुई है। अपने आप को रहते हुए जिंदों को भारत रत्न दे देते हैं और चौधरी किसानों के मसीहा, किसान। एक मिनट, मलूक नागर जी, अच्छा आप हालत हुई है भाई साहब, एक मिनट, ये पार्लियामेंट नहीं है। मैं दर्शकों को भी बताना चाहती हूं और यहां मेरे साथ अपने पैनलिस्ट को भी बताना चाहती हूं कि ये पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट में शायद आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप अपने आप को जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव समझकर पता नहीं क्या क्या राइट्स यूज कर लेते हैं। यहां पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तरीके से सलीके से बात होगी और डिबेट होगी। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं, मलूक नागर साहब, अब एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ आरएलडी के ऊपर जो टिप्पणी की उसका जवाब देना चाहिए, और अश्विनी जी ने कहा जब हमारी सरकार थी मोदी जी वेल में जाकर ऐसा करते थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फैक्ट्स पर बताइए। मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इससे पहले कि वो प्रधानमंत्री बने कभी थे? वेल में जाने का पार्लियामेंट में उन्हें कोई अफसर मिला भी या नहीं? फैक्ट पढ़ के नहीं आते हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और चले आते हैं। The first day he went to parliament, he went as prime minister। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बता दीजिए फैक्ट क्या है? नविका जी, प्रधानमंत्री पहली बार विधानसभा मुख्यमंत्री बनकर पहुंचे, पहली बार लोकसभा प्रधानमंत्री बनकर पहुंचे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3-4 दिनों से कहा जा रहा है कि ऐसे ही 2004 में मनमोहन सिंह जी को घेरा गया। ये भी फैक्चुअली रॉन्ग है। कभी भी प्रधानमंत्री के चेयर के इर्द गिर्द ऐसा घेरा कभी भी आज तक के इतिहास में नहीं बना है। वेल में जाना, कागज फेंकना, झगड़ा झंझट करना, ये सब खूब होता रहा है। लेकिन इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जिस दिन बोलने आने वाले हों, ऐसी घेराबंदी आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। नंबर 1। नंबर 2, ये आपने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। अरे तो अभी तो आपने देखा ना, मकरद्वार पे राहुल गांधी की कांग्रेस से निकलकर रवनीत बिट्टू चले गए तो गद्दार हो गए। सोचिए जरा, जो व्यक्ति आपकी पार्टी में रहा हो, जिस व्यक्ति के दादा बेअंत सिंह, सरदार बेअंत सिंह, उनकी सारी शहादत आप भूल गए। तो ये तो तरीका है। तो आरएलडी को भी इन्होंने टिप्पणी कर दी, इसमें क्या कहना। और फैक्ट चेक पहले कर दूं, अभी अश्विनी जी ने कहा कि कोई भी डेटा आप जरा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ले आइए। पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया, आईएमएफ वर्किंग पेपर 2022 खोजकर पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़िए, बताइए। और वो पेपर बता रहा है कि 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले। किस पीरियड में? और जो सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी के पीरियड, नरेंद्र मोदी के पीरियड में 41 करोड़ खोज के पढ़िए। मैं चेक करके बता रहा हूं। अब उसके आगे, और ये पॉवर्टी सिर्फ राशन वाली नहीं थी, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो पैरामीटर्स हैं उस पर सेट होती है। तो कम से कम फैक्ट पर आप ये बात जब कर रहे हैं तो अगर ये नहीं होता तो हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन की इंडस्ट्री कैसे बन जाते, हम कैसे 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन जाते, कैसे बन जाते, हमारी जो ग्रोथ है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम कैसे बन जाते। अभी तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, 15 करोड़ लोगों का मार्केट है, 15 करोड़ मतलब आधा यूरोप। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। आप लगता है लंबे समय से आपने घर गांव जाना छोड़ दिया। अश्विनी जी, जिस तरह आपके लिए इस वक्त 100 हार के बाद जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है, वैसे ही आपको समझाना वहां भी जीत रहे हैं, यहाँ भी जीत रहे हैं। निवान शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, संसद
संसद में लोग आपको चुनकर भेजते हैं, इसलिए आप जाते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय में कौन जाता है? जिसको ज्यादा वोट मिले, जिसकी ज्यादा सीटें आए। यही इसी तरीके से आपकी पंजाब की सरकार बनी है ना, इसी तरीके से आपकी दिल्ली की सरकार बनी थी ना। किसी को ना पसंद हो तो जब तक जनता का विश्वास आप पे है आप वहां बैठेंगे। जब चुनाव में आप नहीं जीतेंगे तो आप नहीं जा सकते। ये पीएमओ से भगाने की जो मंशा है, इसमें संविधान क्या है और संवैधानिक क्या है, मुझे समझा। देखिए नाविका जी, आपने लास्ट में मुझे मौका दिया तो 30 सेकंड थोड़े से एक्स्ट्रा दे देना, मुझे इतना डिजर्व करता हूं। नहीं बिल्कुल, मैं तो दूंगी। और थोड़ी सी लड़ाई अपने विपक्षी दलों से कर लीजिएगा जो बोलने नहीं देते किसी को। नहीं बोलने देना चाहिए, सबसे पहले मुझे बोलने देना चाहिए। लोकतंत्र नविका जी ये ठीक था। नविका जी, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप जब चुनाव हो रहे हो तो आप गांव में चले जाओ। मलूक साहब यहाँ पर हैं, वो जानते हैं, यूपी में, हरियाणा में। आप गांव में चले जाओ, आप वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ और जो बुजुर्ग बैठे होंगे ना, वो आपको पूरा लोकतंत्र का जो नक्शा है वो आपके सामने रख देंगे। ऐसे ही एक बुजुर्ग के साथ में मैं बैठा था और ऐसा ही टीवी चैनल कोई चल रहा था, तो ऐसे ही मोदी जी का जो है महिमा मंडन हो रहा था वहां पर। तो वो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, इतना महिमा मंडन किसी नेता का लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हवा में आ जाता है। ये बुजुर्ग ने कहा। और दूसरी बात, फिर कैसी बातें आती हैं? फिर ऐसी बातें आती हैं कि एक अकेला सब पे भारी। अरे आप एक अकेला, मैंने रिक्वेस्ट करी। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं पंजाब के किस गांव में? आप बोल लेना मेरे को, एक मिनट तो बोलने दो आप। अच्छा नहीं, जगह बता दो। एक अकेला सब पे भारी अगर होता, जगह बता दे। एक अकेला अगर सब पे भारी होता, मैं क्वेश्चंस का समय दूंगी, पहले वो बोल लें, बीच में इंटरप्ट ना करें। एक अकेला सब पे भारी होता तो अमेरिका से हमारे युवाओं को बेड़ियों में डाल के भारत में न लाया जाता। एक अकेला सब पे भारी होता तो पहलगाम में 200 किलोमीटर अंदर आके मासूमों की हत्या ना होती। एक अकेला सब पे भारी होता तो पठानकोट में 600 किलो आरडीएक्स से हमारे जवान ना मरते, आईएसआई से जांच ना कराई जाती। एक अकेला सब पे भारी होता तो बांग्लादेश में हिंदू ना मारे जाते। एक अकेला सब पे भारी होता तो लाल किले पे ब्लास्ट ना होता। एक अकेला सब पे भारी होता तो हमारा देश बहुत अलग होता जैसा आज है। और आपको एनडीए की जरूरत ना पड़ती, आपको टीडीपी की जरूरत ना पड़ती, आपको जेडीयू की जरूरत ना पड़ती, आपको भी कभी कांग्रेस की जरूरत ना पड़ती लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए। आपको भी कभी कांग्रेस की जरूरत ना पड़ती लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए, अगर आप में इतनी शक्ति होती कि आप अकेले लड़ लेते। कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ, कभी ना। लेकिन सुनाना दूसरों को है। चारू मैं सिर्फ एक लाइन जवान जी ने बता दिया, यही तो हम लोग भी कह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जरूरत। लोकतंत्र यही है भाई साहब, नेता लोकतंत्र यही है कि केजरीवाल सत्ता में से आज आउट हो गए। अब निवान जी, आपने सवाल पूछे तो जवाब भी तो सुन लीजिए ना। इनकमिंग बैन नहीं हो सकता ना, खाली आउटगोइंग चलेगा और इनकमिंग एक एक करके। एक अच्छा, आपका इलेक्शन पेच हम तब से सुन रहे हैं, जनता ने सुन लिया, जनता ने जवाब दे दिया। एक तो इनकी पार्टी का नाम आप है, अब आप कहने टाइम इनसे लड़ना भी तो मुश्किल है। आप कहिए। देखिए, थैंक यू सो मच जी, आई रियली अप्रिशिएट। और एक अकेला अगर सब पे भारी होता तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पे पर्सनल अटैक ना किए जाते पार्लियामेंट में। आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी, क्या बोला उन्होंने संजय सिंह जी के लिए? क्या एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा बोलना शोभा देता है किसी सांसद के लिए? आप चलाइए वो बाइट, आपने दुनिया भर की सारी उनकी मैं बताती हूँ, अब मैं गाली देने का लाइसेंस सिर्फ विपक्ष के पास है। आप कुछ नहीं कह सकते। अब आप कुछ नहीं गाली दी है। अश्विनी जी, आप बीच में मत बोलो। मैं दोनों को जवाब देना चाहती हूँ, दोनों क्या, मैं तीनों को जवाब देना चाहती हूँ। पहले आम आदमी पार्टी, भाई ये कहानी आप आज से नहीं सुना रहे, आपने लोकसभा में भी सुना दी, दिल्ली के चुनाव में भी सुना दी। तो जो आप जनता का दरबार बोलते घूमते थे, जनता ने आपको निर्णय दे दिया। अब उसके बाद ऐसे जैसे बोलते ना, फिंगर ऑन योर लिप्स एंड कांग्रेस की एक बात से मैं सहमत हूँ नाविका जी, मेजॉरिटी तो आती जाती रहती है। अरे भाई रुक जाओ, मेरे भाई आपका हो गया मोनोलॉग। ये लोकतंत्र है जिसमें कभी मेजॉरिटी और कभी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती है। आप भारी नहीं है मेरे भाई, आपकी तो मेजॉरिटी भी गई, सरकार भी गई। ठंड रखिए, सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए। ये तो मेरी बातों से। अच्छा, आप यूपीए की सरकार में बता दीजिए भाई आपके कितने अलायंस पार्टनर्स थे, और ये जो आप जिन लोगों के आप साथ खड़े हैं उनकी असलियत आपस में तीनों की बता
दीजिए। जेडीयू के एक बिना तरफ सरकार खड़े होने चलेगी। से अब आप थोड़ी देर बीच में नहीं बोलेंगे क्या? या आपको अच्छा, जेडीयू असलियत के से बिना पिन चुभ सरकार रहा है? चलेगी। अच्छा, ओके, पिन निवान। चुभ रहा है क्या? निवान सुन लो ना मेरी बात, आपके बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर एक आवाज में चिल्लाने से क्या आप राजनीति में साथ में आ पाए क्या? अब देखो, मैं अश्विनी जी की बस एक ही बात से सहमत हूँ, राहुल गांधी जी डरते नहीं है। ये नैरेटिव इन्होंने इतना चला रखा है, ठंड से नहीं डरते भाई, स्वेटर नहीं पहनते, वो टी शर्ट में घूमते हैं, राहुल गांधी को छोड़ो, से नहीं डरते। आप ये बताओ, हर हद के टीडीपी के बिना सरकार चला सकते हो? अब आप बीच में बोल रहे हैं। अपनी असलियत जिस तरीके से वो लगातार इस दुनिया के सामने, देश के सामने जाहिर करते जा रहे हैं, मुझे अब समस्या ये नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, मुझे समस्या ये है कि वो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और जब वो देश के बाहर जाते हैं और जिस तरीके की अनाप शनाप बातें करते हैं, आपको उदाहरण देती हूँ, अमेरिका गए थे, वहां कह रहे थे कि हमारे देश में ना सिख सुरक्षित नहीं है, उनको पगड़ी पहनना है, कड़ा पहनना है, समस्या हो जाती है। कल फिर पलट गए। अब एक और बात बताती हूँ, सबसे ज्यादा बीच में नहीं, बीच में नहीं, जनता के सवाल है, जनता के सवाल है, जनता से एक मिनट देखिए, आप इनकी हिपोक्रेसी देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक्स पे सवाल किसने उठाया? इन्होंने। सेना के हमारे सैनिक पिट रहे, किसने कहा? इन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के नैरेटिव के खिलाफ पाकिस्तान के नैरेटिव को किसने उठाया? इन्होंने। और आज इनको पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए जवाब चाहिए। सवाल रोहित कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के बाद पीएमओ से भगाने की धमकी देकर क्या विरोधी खुद की राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं? विनय पाठक कानपुर से पूछ रहे हैं, जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले मोदी को गाली या धमकी देकर कांग्रेस सेल्फ गोल क्यों कर लेती है? किसी को दर्द हो रहा आपके लिए, आप हैं कि समझ नहीं रहे? अरुण कश्यप बाराबंकी से पूछ रहे हैं, पीएमओ से भगाने की धमकी वाले कांग्रेस नेता के बयान से क्या समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहमत है? मैं तो पहले ही बोल दिया है कि पीएमओ से हटाने का काम जनता का है। निवान शर्मा, जनता हटाएगी, जनता बिल्कुल हटाएगी। लेकिन पीएमओ से भगा देंगे और ये झांकी है, जनता भगाएगी। नविका जी, जनता भगाएगी। कांग्रेस के और कोई नहीं भगा सकता। पर कांग्रेस जिस तरह से कह रही है वैसे तो नहीं भगाया जा सकता। कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन जनता भगाएगी। कांग्रेस के सिवा और कांग्रेस नीता सक्सेना नोएडा से पूछ रही है सवाल, रेवंत रेड्डी के लिए देश की आजादी में योगदान कांग्रेस और जमीयत का है, तो क्या कांग्रेस मानती है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का कोई योगदान नहीं था? ये सवाल जनता पूछ रही है। जब मैं आपको बोलता हूं मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ का सम्मान नहीं करता, अपनी बीबी से प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार नहीं करता। जब भी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलते हैं उसका योगदान कहीं पर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकियों के योगदान को नकार रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये एक्सप्लेनेशन आपके गले उतर रही है, आपके गले उतर रही है, पूरी राजनीति कांग्रेस, मुझे हिचकी आ रही है। वही स्थिति है, सबको खुद उनको भी वही आ रही, बोलते हुए देखिए मुश्किल में थे। पूरी राजनीति कांग्रेस की इसी में पड़ गई कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं किया, हमने स्वतंत्रता के अलावा कोई देश के हर हिस्से के स्वतंत्रता सेनानियों को रोज अपमानित करती है कांग्रेस पार्टी, वही रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, उसमें कोई नया काम नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, और हमने एक सर्वे किया, एक अकेला सब पर भारी, क्या मोदी को ना हरा पाने की खींच में विरोधी पीएमओ से भगाने की धमकी दे रहे हैं? 21,000 लोगों ने इसका जवाब दिया। हाँ कहने वाले 84% लोग, नहीं कहने वाले 11%, कह नहीं सकते 5%। 84% लोग मानते हैं अरे भैया भगाएगी तो जनता ही, फिलहाल किसको भगा रही है वो आप सब देख रहे हैं। लोकतंत्र इसी का नाम है, और वो कहा जाता है ना, हमको मालूम तो है हकीकत जन्नत की लेकिन। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.